हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। आज दोस्तों हम लोग टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ नंबर 7 होगा हमारा ये, जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2023 है, दृष्टि आईएएस का। और आज का जो टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी स्पेशल का पोर्शन इसमें शामिल किया गया है, जिसमें स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट अफेयर्स के सेगमेंट को शामिल किया गया है। तो ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश विशेष पर आधारित है। ये यूपी स्पेशल जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर यूपी स्पेशल भी पढ़ा दीजिए, तो यहाँ से आप यूपी स्पेशल के स्टैटिक और करंट अफेयर्स के टॉपिक को कवर करेंगे। बाकी चैनल पर ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज और दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज लगातार टाइम टू टाइम अपडेट की जा रही है। आप लोग उन सारी टेस्ट सीरीज को भी देखिए। और घटना चक्र की सीरीज भी बहुत ही बेहतर तरीके से लगभग हर सब्जेक्ट की चलाई जा रही है। 2 से 3 सब्जेक्ट कंप्लीट भी कर दिए गए, तो उनके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने सुझाव और अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, वहाँ पर हम उसका निराकरण करेंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है। वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ आपको सारी PDFs अवेलेबल हो जाएंगी। सभी टेस्ट पेपर की भी अवेलेबल हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर रुख करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है और ये टेस्ट सीरीज आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ से देख सकें। पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस योजना के लिए कुल 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, टेक्निकल नॉलेज लेने वाले छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए पहले का हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। और ये जो योजना है दोस्तों, ये यूपी के बजट 2023-24 में रखा गया है। 2023-24 में इस योजना को लागू किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। यहाँ पर नेशनल करंट अफेयर्स को भी शामिल किया गया है और यूपी के स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स को तो रखा ही गया है। और PDF के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है, वहाँ से आप ज्वाइन करिए और सभी PDFs वहाँ से आप अवेलेबल ईजी कर सकते हैं। निम्नलिखित सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत में सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन किया। तो आप जानते हैं कि सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान होता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का और किन किन चीज़ों में शीर्ष स्थान है, तो आप देखेंगे यहाँ पे गेहूँ की पैदावार भी होती है यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि गन्ना आता है, खाद्यान्न आता है, ठीक है, और अब तो चीनी का भी नाम आ चुका है, मसूर की दाल भी आती है, फलों में आम आता है, अमरूद आता है। तो ये सारी चीज़ों का जो उत्पादन है सबसे अधिक यूपी में ही किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्रित धूसर मृदभांड जो PGW होते हैं, यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर होते हैं, यानी कि मृदभांड होते हैं, व्हील संस्कृति के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं, हरियाणा में भी पाए जाते हैं, राजस्थान में भी, लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये यूपी स्पेशल है। यहाँ पे जो झीलें हैं और जो शहर हैं उनके मिलान के बारे में पूछा जा रहा है। कीथम झील की बात करें तो ये कीथम झील आपकी कहाँ पे है, तो ये आगरा में पड़ती है और इसको रामसर साइट भी घोषित किया जा चुका है। वहीं लिलौर झील, ध्यान देना, लिलौर झील जो है बरेली में है। इटौजा झील आपके लखनऊ में है और रामताल ये आपके मेरठ में है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि विकल्प बी सही है। A का 2, B का 3, C का 1 और D का 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा अधिनियम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नियमित और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम, उत्तर प्रदेश शिकायत निवारण अधिनियम। तो सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, जो कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नियमित और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। और ये जो अधिनियम था दोस्तों, ये 2011 में लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगर साक्षरता दर सबसे अधिक पूछा जा रहा है तो आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक साक्षरता दर जो है कि यहाँ पर है गौतम बुद्ध नगर में, उत्तर प्रदेश में। और अगर हम बात करें कि कुल साक्षरता दर यूपी में कितनी है दोस्तों, तो यूपी में है 67.72। कितनी है, 67.72% है। ये पूरी की पूरी यूपी में है।
और साथ ही साथ 2001 से 2011 के दौरान जो औसत साक्षरता दर की वृद्धि हुई है यूपी में, वो हुई है 11.36% की। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मुगल सम्राट के द्वारा शाही न्याय के लिए आगरा में जंजीर ए अदल यानी कि न्याय की जंजीर का निर्माण किया गया? वैसे तो ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रश्न है जिसमें मुगल साम्राज्य से संबंधित है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के आगरा से संबंधित है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जहांगीर के द्वारा जो है कि यह घंटी बंधवा दी गई थी यहाँ पर आपके आगरा में। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्यशील आयु 15 से 59 वर्ष के लोगों का अनुपात कितना है? तो आपके उत्तर प्रदेश में जो कार्यशील ग्रुप है यानी कि वर्किंग एज है वो 55.77% है। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आगे जैसे ही श्रेष्ठ ये ढे आईएएस वालों के माध्यम से जब यूपी स्पेशल के टेस्ट पेपर को कराया जाएगा तो चैनल पर भी मैडम के द्वारा जो है कि करा दिया जाएगा यूपी स्पेशल, तो आप लोग ज़रूर उसे देखिएगा और आपको पूरी वीडियो एक ही क्लास में जो है कि मिलेगी। तो वहाँ से भी आप यूपी स्पेशल की तैयारी कर सकते हैं और दृष्टि आईएएस से भी। तो दोनों ही अगर आप 150 क्वेश्चन, लगभग 300 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपके जो यूपी स्पेशल से 15-20 क्वेश्चन आएंगे वो कहीं भी इससे बाहर जाएँ। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही आपको टेस्ट सीरीज करनी है जो चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पुर्तगालियों के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में आयोजन है और सूची सेकंड में वर्ष है। तो देखते हैं हम लोग आयोजन और वर्ष। अंग्रेजों को सूरत का नुकसान, जो है कि अंग्रेजों को सूरत का नुकसान कब हुआ? तो ये अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1612 हो जाएगा दोस्तों। और वास्को डिगामा का आगमन, तो इसका भारत में आगमन हुआ था 1498। अब प्रथम पुर्तगाली किले की स्थापना, तो जो पहला पुर्तगाली किला था वो कोचीन में बनाया गया था और 1503 में बनाया गया था। और अगला है गोवा का पुर्तगाली राजधानी के रूप में घोषणा करना, यानी कि गोवा के द्वारा गोवा को जो है पुर्तगाली राजधानी कब बनाया गया था? तो 1830 में बनाया गया था। और इस आधार पे अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है, झांसी का किला एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है, इस पहाड़ी का क्या नाम है? तो इस पहाड़ी का नाम बंगीरा है। कहाँ पे है ये पहाड़ी? झांसी में है। और यहाँ पर एक किला है जो कि बलवंत नगर के चंदेल राजाओं ने इसे अपने गढ़ के रूप में प्रयोग किया था और यह बंगीरा नाम की पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हकीक ए हिंदी निबंध के लेखक हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। कौन है इसके? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उत्तरी मैदानों के बारे में सही नहीं है? इसकी भू आकृति में कोई भिन्नता नहीं है, गंगा का मैदान घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच विस्तृत है, पंजाब के मैदान में दोआब का वर्चस्व है, यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। तो जलोढ़ मृदा से बना है, तो जो पहला स्टेटमेंट है यही गलत है कि इसकी भू आकृतियों में कोई भिन्नता नहीं है, ऐसा नहीं है। इसकी भू आकृतियों में जो है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा के साथ जो है कि बहुत अलग अलग प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। कहीं पे ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे जो है कि मैदानी भाग है, कहीं गर्त है, कहीं बेसिन है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए भू आकृति में यहाँ पे भिन्नता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न यहाँ पे बजट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य सरकार ने बेसहारा विधवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया है। विवाह अनुदान योजना के लिए कुल 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन तो सही होगा दोस्तों कि 150 करोड़ वाला तो सही है, लेकिन बेसहारा विधवाओं के लिए 5,000 रुपये नहीं बल्कि 4,032 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है, इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख फल है? आम, सेब, अमरूद, नारियल। तो आपको भी पता है कौन सा होना चाहिए। सेब आपके पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्यतः हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में होता है, और नारियल दक्षिण भारत में होता है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब के तट पे। तो आप तीसरा काट दीजिए, चौथा काट दीजिए। और मैंने ऊपर ही पहले दूसरे प्रश्न में बताया कि आम और अमरूद में सर्वश्रेष्ठ यानी कि शीर्ष स्थान प्राप्त है हमारे यूपी को। फिर चाहे वो इलाहाबादी जो है कि अमरूद हो, या लखनऊ का मलिहाबादी जो है कि आम हो, या बागपत के रटौल का जो है कि आम जिसको जीआई टैग प्राप्त है। तो इसलिए 14 का 1 और 2 सही होने से ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए वाला।
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने अपने लेख में मेथोरा के नाम से मथुरा का उल्लेख एक महान नगर के रूप में किया? यानी कि मथुरा का जो उल्लेख था वो मेथोरा के नाम से किया था। तो ये मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसका जो है कि जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो आप देखेंगे लखनऊ भी आता है, सुल्तानपुर भी आता है, जौनपुर भी आता है, लेकिन हरदोई नहीं आता है, क्योंकि हरदोई सई नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है हरदोई? सई नदी के। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये गोमती नदी के किनारे नहीं है। और गोमती नदी निकलती कहाँ से है दोस्तों? तो ये पीलीभीत में एक झील है जिसको हम लोग फुलहर झील कहते हैं। कौन सी झील कहते हैं? फुलहर झील। तो वहाँ से ये पीलीभीत में फुलहर झील है जहाँ से गोमती नदी का निकास होता है, और इस पे सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर ये सभी के सभी हैं, लेकिन आपके हरदोई नहीं है, और हरदोई सई नदी पर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका गठन 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, और प्रयागराज में इसका मुख्यालय उसी समय बना दिया गया था। आगे प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर कूट वाला प्रश्न है तो इसलिए हम ऊपर करते हैं इसको, आंसर को पूरा लेके आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब हो गया पहले सबसे अधिक जनसंख्या वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो हम देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कि जो जनसंख्या की बात करेंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी प्रयागराज में, फिर दूसरे नंबर पे मुरादाबाद, तीसरे पे गाजियाबाद और चौथे पे महोबा। महोबा दोस्तों पूरे यूपी में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है। महोबा, जालौन, ललितपुर ये उस क्षेत्र में आता है, झांसी की तरफ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, 1, 2, 3, 4। अब आप लोगों को एक प्रश्न मैं देता हूं, वो प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है और पूरे देश की जनसंख्या का वो कितना प्रतिशत है। ध्यान देना, पहले तो मैंने पूछा है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, और वो टोटल पॉपुलेशन हमारे इंडिया की कितनी प्रतिशत है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आप लोग भी थोड़ी सी मानसिक प्रसव पीड़ा लीजिए, कि थोड़ा मेंटल अपने दिमाग पे भी जोर दीजिए, ताकि आप भी कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें जब ढूंढेंगे तो आपको भी याद होंगी वो चीज़ें। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? मुगल बादशाह जो है कि अकबर के द्वारा की गई थी। यह आगरा से लगभग करीब करीब 80-85 किलोमीटर दूर है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी। तो वहाँ पे इसकी स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मवेशी हैं और स्थान है, जैसे गंगा तीरी, रामपुर, केनकाथा, बांदा, पोनवार, पीलीभीत और भदावर, इटावा। तो ये जो मवेशी क्षेत्र हैं यह पूछा जा रहा है कि कौन सा इसका सुमेलित नहीं है। तो गंगा तीरी इसका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गंगा तीरी जो रामपुर में नहीं बल्कि बिहार के भोजपुर जिले और उत्तर प्रदेश के वाराणसी, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मिर्ज़ापुर। जो लोग उधर के होंगे पूर्वांचल साइड के, वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि सुबह सुबह हम लोग क्या कहते हैं कि चलो गंगा के तीरे चलते हैं। तीरे मतलब होता है कि किनारा, और गंगा के किनारे पे जाने को गंगा तीरे कहा जाता है। तो ये हमारे पूर्वांचल का शब्द है, और यहाँ पे रामपुर में यह शब्द प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे डच के कारखाने हैं और स्थापना वर्ष है, तो उनके मिलान को देखना है यहाँ पर। तो देख लेते हैं इसको दोस्तों, कि सूरत 1616 में था, बिल्कुल सही है। विमलीपत्तम 1641, ये भी सही है। कराईकल 1645, ये भी सही है। लेकिन जो कोचीन है वो 1653 नहीं दोस्तों, कोचीन तो 1663 में होता है। और जबकि 1653 में क्या होता है, तो चिंसुरा की फैक्ट्री लगती है, यानी कि चिंसुरा में कारखाना स्थापित होता है। तो इसलिए 21 का डी हो जाएगा, क्योंकि ये सही विकल्प सुमेलित नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दे सकते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी इसके ऑप्शन से नए नए प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊं, और जो इसकी स्टैटिक जानकारी है वो भी मैं बता दूं, ताकि आपसे अगर वो प्रश्न बन के पूछा जाए तो आप लोग गलत ना करें। अब PDF अगर चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए दोस्तों, और वहाँ पर आपको सारी PDFs अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? अमृतसर, मथुरा, सहारनपुर या अंबाला? तो सही जगह हो जाएगी, सही आंसर अंबाला। अंबाला जो है कि सिंधु नदी है और ये गंगा नदी है, तो यहाँ पर जो है कि अंबाला है पंजाब में, और यह जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे।
देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? तो देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है बहुत ही फेमस मंदिर माना जाता है इसे, और यह जो है कि गुप्त वंश के संबंध में है। कब है? गुप्त वंश में। अच्छा, आप लोग ऐसे भी इसका ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि मंदिरों का जो निर्माण है वो सामान्यतः गुप्त काल के बाद शुरू होता है, यानी गुप्त काल में, और बाकी जो वंश दिए हुए हैं पुष्यभूति वंश या मौर्य वंश या कुषाण वंश, तो ये सामान्यतः मौर्य के बाद आते हैं और गुप्त काल से पहले आते हैं। तो ये मंदिर तो जब भी बनेगा वो गुप्त वंश या गुप्त वंश के आगे वाले काल में बनना चाहिए था। तो इस तरीके से। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ध्यान देना कि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। क्वेश्चन नंबर 24 है, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा से आकर मिल जाती है? तो ये आपके कन्नौज में आकर क्या होती है? गंगा नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, धुरंग नृत्य निम्नलिखित में से किस आदिवासी समूह से संबंधित है? तो जो धुरंग जो नृत्य है वो आपके भोटिया जनजाति से संबंधित है। किससे? भोटिया जनजाति। और जो भोटिया जनजाति है सामान्यतः उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में डिजिटल पुस्तकालय बनाने हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई? तो सही जवाब हो जाएगा इसका 300 करोड़ रुपए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोस्तों हमें सही कथन की पहचान करनी है। तो आइए देखते हैं हम लोग। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष 11% की वृद्धि दर हासिल करना है और यह कृषि आपूर्ति श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि दूसरा तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे 11% की वृद्धि दर हासिल करने की बात नहीं की गई है, बल्कि 5.1% वृद्धि दर हासिल करने की बात की गई है कि हम अगर प्रत्येक वर्ष हर साल लगभग 5% की वृद्धि दर हासिल करेंगे तो कृषि में काफ़ी सुधार हो जाएगा और कृषि में प्राइवेट सेक्टर को भी जो है कि प्रवेश करने की मंजूरी दी जा रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने श्रावस्ती को जेतवन मठ के रूप में वर्णित किया है? जेतवन मठ। अब यहाँ पर मैं आपको एलिमिनेट मेथड सिखाता हूँ। आप देखेंगे कि मठ किसके लिए यूज किया था। मठ सामान्यतः बौद्ध धर्म या तो जैन धर्म के लिए बोला जाता है, और बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित ह्वेनसांग हो सकते हैं तो फाहियान, क्योंकि मार्को पोलो और इब्न बतूता इससे संबंधित है ही नहीं। ये तो मध्यकालीन भारत में आते हैं, जो कि आपके कृष्णदेवराय साम्राज्य यानी कि विजयनगर साम्राज्य में, या यूँ कहें कि तुगलक वंश के साम्राज्य में आते हैं। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं कि न तो सी ने कहा होगा न डी ने, क्योंकि ये मठ जो हैं मठ बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है ह्वेनसांग और फाहियान ने कहा होगा। तो इसमें से अब आप एलिमिनेट कर लीजिए। अगर आपको पूरी तरीके से आंसर पता है तो वो हो जाएगा ह्वेनसांग। अदरवाइज आप अगर रिस्क भी लेंगे तो कम से कम 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, रिस्क भी तब लिया जाता है जब 4 में से आप कम से कम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लें कि नहीं, ये 2 ऑप्शन है वो तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकते, और ये 2 बचे हुए ऑप्शन है इसमें से ही कोई ना कोई एक उत्तर होगा, तब आप रिस्क लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1978 में की गई थी। कब की गई थी उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम? 1978 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1969 में स्थापित किया गया था। इसमें केवल 1 सदस्य था तब, और अब इसमें अध्यक्ष और एक महिला सदस्य सहित टोटल 7 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि वर्तमान में टोटल 7 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होगी और एक महिला होगी, और इसकी जो पहली स्थापना थी वो 1969 में की गई थी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और अगर पूरे इंडिया में बात करें तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का होता है, लगभग 1106 लोग 1 किलोमीटर एरिया में रहते हैं, और यहाँ पे यूपी में 829 व्यक्ति जो है कि प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर माना जाता है जो है कि। और सबसे अधिक अगर जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले की बात करें तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो हमारे गाजियाबाद में है। कितना है गाजियाबाद में? 3971। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1194 में चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किस स्थान के पास लड़ा गया था? तो सही जवाब हो जाएगा फिरोजाबाद। यही फिरोजाबाद जहाँ पे कांच की चूड़ियाँ फेमस है। कहाँ पे? कांच की चूड़ियों का जो बाज़ार है वो यहीं से फेमस है। ये यूपी में पड़ता है फिरोजाबाद। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे।
पूछा जा रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यूपीईआरसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही कथन को पहचानना है। तो यह उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2006 के तहत अधिनियमित एक स्वायत्त निकाय है, मतलब स्वतंत्र निकाय है। और अगला कह रहा है यूपीईआरसी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सी ऑप्शन तो सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा तो सही है कि इसका मुख्यालय लखनऊ में है, लेकिन इसका जो प्रावधान किया गया 2006 नहीं, बल्कि इसको 1999 में जो है कि अधिनियमित किया गया था, 1999 में। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे हम लोग। नीचे दिए गए दो कथन हैं और उसमें एक अभिकथन ए है और कारण आर है, दोनों पे विचार करना है। अंग्रेजी कंपनी की सुचारू प्रगति नहीं हुई और शुरुआत में इसे पुर्तगालियों और डचों से संघर्ष करना पड़ा था। तो दोनों ही बातें सही हैं कि जब पहली बार जब अंग्रेजी कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई, तो ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही बहुत प्रॉफिट कमाने लगी या बहुत मुनाफे में थी, क्योंकि उससे पहले भारत में पुर्तगाली और डचों का व्यापार चल रहा था। तो पहले इनसे इन्हें टकराना था और इनसे संघर्ष करना पड़ रहा था, मार्केट कॉम्पिटिशन था इनके लिए। तो इसीलिए इनका विकास सुचारू रूप से नहीं हो सका। तो ए ऑप्शन सही है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बजट में 30 करोड़ धनराशि का आवंटन किया गया है इसके लिए, जो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होगा इस बार 2023 में। तो कहाँ कहाँ पर होगा ये, तो लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए कि लखनऊ में होगा पहला, और दूसरा हो जाएगा आपका गोरखपुर, फिर एक स्टेशन और है जो आपका ज़िला वाराणसी, और चौथा है आपका नोएडा। तो इन 4 जगहों पे 2023 में उत्तर प्रदेश में क्या होगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होगा, और इसीलिए यूपी सरकार के द्वारा 30 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन गए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2023 में आयोजन कहाँ होगा, तो उत्तर प्रदेश में होगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे कूट है, मिलान करना है हमें कि कृषि जलवायु जोन है और उत्तर प्रदेश के कौन से हिस्से में आते हैं। तो जोन फर्स्ट की बात करेंगे तो जोन फर्स्ट में दोस्तों भाबर और तराई का क्षेत्र आता है जो हिमालय के गिरिपथ पे है। और जोन 2 की बात करेंगे तो ये पश्चिमी मैदान आता है, जिसमें मैदानी क्षेत्र जो पश्चिमी जैसे मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, ये सारे के सारे आते हैं। और जोन 3 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मध्य पश्चिमी क्षेत्र आता है। मध्य पश्चिमी क्षेत्र का मतलब सहारनपुर, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, ये सभी आते हैं। और जोन 4 की बात करेंगे तो इसमें दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र आता है, जिसके अंतर्गत आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़, ये सारे क्षेत्र आते हैं। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो बी आंसर हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ISFR ने उत्तर प्रदेश के हरित आवरण में 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दिखाई है और उत्तर प्रदेश को मध्यम घनत्व के 41 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र का नुकसान भी हुआ है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि नुकसान भी हुआ है 41 वर्ग किलोमीटर से अधिक, और जो वृद्धि है वो केवल और केवल 91 वर्ग किलोमीटर की दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पे हम इसको ऊपर कर लेते हैं, देख लेते हैं। राजभवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे शुरू में कोठी हयात बख्श के रूप में जाना जाता है और आज़ादी से पहले यह आगरा के राज्यपाल का आधिकारिक निवास भी हुआ करता था। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जो आज वर्तमान में राज्यपाल जहाँ रहते हैं राजभवन में, उसको शुरू में हयात बख्श के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए और उन्हें लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब जरा लिंगानुपात के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो देख लेते हैं कि जौनपुर में जो लिंगानुपात है वो है 1024, और आजमगढ़ में फिर आता है 1019, फिर उसके बाद देवरिया में आता है 1017। तो केवल 1-1, 2-2 का अंतर है। और हमीरपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे 861 आता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे कि इसका जो है कि 39 का आंसर, तो डी हो जाएगा 4, सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40 पर देखते हैं। मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उन्हें मलिक अल सरकी
पूर्व का स्वामी की उपाधि दी गई थी और उनके शासनकाल में प्रयागराज शिक्षा, कला और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि उनका जो विकास क्षेत्र था मुख्य रूप से वो जौनपुर था। क्या था? जौनपुर। और जौनपुर को पूर्व का स्वामी या पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर प्रदेश में हथकरघा और कपड़ा उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। कौन से? इसको देखना है। यह राज्य भारत में हस्त निर्मित कालीनों का सबसे बड़ा निर्यातक है। कालीन भैया की आपने मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ तो देखी होगी, तो आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ा जो कालीन निर्माण क्षेत्र है वो आपके मिर्ज़ापुर, भदोही, बनारस, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक है और ये पूरे भारत में सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र भी होता है। यह राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का 13.24% उत्पादित करता है। तो यह भी सही है, यह भी सही है। तो 41 का हो गया बी आंसर, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को किस वर्ष 3 फरमान जारी किए थे? तो फर्रुखसियर साहब ने 1715 में 3 फरमान जारी किए थे। क्या किए थे? 3 प्रसिद्ध फरमान जारी किए थे, जिसे कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कई मूल्यवान विशेष अधिकार भी प्राप्त हो गए। और इन्हीं कंपनी को, मतलब इन्हीं जो फरमान थे, कंपनी ने क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा, यानी कि कंपनी का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो 401 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। और अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे फाइबर यानी रेशा फसल के रूप में जाना जाता है, जो तराई क्षेत्र और सरयू घाघरा दोआब में उगाई जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा जूट, क्योंकि जूट को ही हम फाइबर या रेशा फसल के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, वो 2012-13 में की गई थी। 2012-13 में इस शुरुआत को किया गया था। वीर अब्दुल हमीद जो हमीद थे, वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण था। और अगले प्रश्न को देखते हैं 46 में क्या कह रहा है, तो आइए देख लेते हैं 46 क्वेश्चन नंबर। ग्राम पंचायतों का मुखिया सीधे तौर पर ग्राम सभा के वयस्क सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल सही है ये बात। ग्राम, विकासखंड और जिला स्तर पे पंचायतों के सभी सदस्य सीधे तौर पर लोगों द्वारा चुने जाते हैं, यह बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो आप देखेंगे कि आर स्टेटमेंट जो है कि दूसरा वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है सदस्य तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें जिला स्तर और विकास खंड के स्तर पे जो अध्यक्ष पद होता है वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, वो बल्कि जो पार्षद होते हैं, मतलब विकास खंड के लोग जो होते हैं सदस्य वगैरह, इनके द्वारा ही चुने जाते हैं। तो हम देखेंगे ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है? तो अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो सबसे अधिक सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पे? सोनभद्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 48, उड़ान योजना के संदर्भ में उड़े देश का आम नागरिक अर्थात उड़ान पहल के तहत उत्तर प्रदेश के कितने हवाई अड्डों को लक्षित किया गया है? तो 25 हवाई अड्डों को लक्षित किया गया है, जहां पर इनका निर्माण भी किया जाएगा। और इसमें यह कहा गया है कि उड़ान अर्थात कि उड़े देश का आम नागरिक। और अगले प्रश्न को देखें 49, रिजविक की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? रिजविक की संधि 1697 में कब हुई थी? 1697 में फ्रांस और डच के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2018 का उद्देश्य नहीं है? वर्ष 2030 तक देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनना, यही स्टेटमेंट दोस्तों गलत हो गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है कि 2030 तक नहीं है बल्कि 2023 तक है। 2023 तक यूपी को देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने की प्रयास है, और इसके लिए 5000 करोड़ प्रतिवर्ष जो है कि निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। और प्रतिवर्ष 10 विरासत भवनों को हेरिटेज होटल में बदला जाएगा, और अगले 5 वर्षों में लगातार 15% घरेलू पर्यटकों के आगमन और 10% विदेशी पर्यटकों के आगमन की वृद्धि हासिल करना है। यानी विदेशी पर्यटन जितने अभी आ रहे हैं उसमें 10% और जोड़ दीजिए, उतने लोगों को बुलाना है हर साल, और लगभग जो है कि 15% घरेलू पर्यटकों को और भी आकर्षित करना है। ये अगले 5 वर्षों में लगातार करना है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51,
बैठे हुए बुद्ध की मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी खोज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के एक छोटे से गांव मनकुंवर में की गई थी और मुख्य आकृति आसन पर योग मुद्रा में विराजमान है। मुख्य आकृति आसन पर योग मुद्रा में ये विराजमान है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि बैठे हुए बुद्ध की जो मूर्ति है या मुद्रा है ये प्रयागराज में खोजी गई थी और ये योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 52 प्रश्न पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? तो 2260 करोड़ रुपए यानी 2260 रुपये जो है कि प्रस्तावित किए गए हैं, जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग को सुदृढ़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में कृषि विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो भारत में जो कृषि विभाग की स्थापना थी सबसे पहले 1875 में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में की गई थी। और अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बांध दिए हुए हैं और नदी दी हुई है। तो राजघाट बांध की अगर बात करें तो ये किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है, बिल्कुल सही है। और ये कहाँ पर है ये भी ध्यान दीजिएगा, ललितपुर में। कभी कभी डिस्ट्रिक्ट भी मिलान करने को आ जाता है। और मूसा खंड बांध ये चंदौली में कनहर नदी पे नहीं है दोस्तों, कनहर नदी पे नहीं है बल्कि कर्मनासा नदी पर है ये। तो यही वाला आपका उत्तर हो जाएगा कि ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि गोकुल बैराज की बात करेंगे तो ये यमुना में, जो यमुना पर है, गोकुल में ही है यानी मथुरा पे। और मौदाहा बांध जो है कि बिरमा नदी ललित मतलब हमीरपुर में है। तो बी आंसर सही हो जाएगा कि मूसा खंड बांध चंदौली में कर्मनासा नदी पर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लोकायुक्त का पद स्थापित किया गया था? तो लोकायुक्त का जो पद था वो था लोकायुक्त अधिनियम 1975 के माध्यम से यूपी में लोकायुक्त का जो है कि पद स्थापित किया गया था। और वर्तमान में अगर हम बात करें कौन है वर्तमान में लोकायुक्त, तो ये हैं आपके संजय मिश्रा, संजय मिश्रा जी। ये फिल्म के एक्टर संजय मिश्रा नहीं है ये, बल्कि हमारे संजय मिश्रा जी हैं। और पहले लोकायुक्त की बात करेंगे तो विशंभर दयाल, आपको पहला भी याद होना चाहिए क्योंकि कई बार होता है कि पहला पूछ दिया जाता है। तो विशंभर दयाल जो है कि पहले लोकायुक्त थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित धर्मों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में सजाइए। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे ना हिंदू दिया ना मुस्लिम दिया है और ये प्रश्न को थोड़ा टफ किया गया है क्योंकि सबसे अधिक जो जनसंख्या वो हिंदुओं की है, फिर उसके बाद मुसलमानों की आती है, फिर सिख आते हैं 3rd नंबर पर, फिर 4th पे ईसाई आते हैं और 5 नंबर पर जैन और 6 नंबर पर बौद्ध आते हैं। तो 1 3 2 4 और ये हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे हम लोग। यहाँ पर कुछ संस्थान दिए हुए हैं और स्थान, तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, बिल्कुल। इसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? IVRI, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये तो इज्जतनगर बरेली में है, पहला सही है। दूसरा, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो लखनऊ में है, यह भी सही है। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में नहीं है दोस्तों, बल्कि ये मेरठ में है। तो यही वाला आपका हो जाएगा कि ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। अगला प्रश्न है, एक्सलास चैपल नहीं, यहाँ पे एक्सलास सापल होना चाहिए। इसकी संधि किस युद्ध का परिणाम थी? तो ये जो थी प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम थी। जो पहला कर्नाटक वॉर था 1740 से 1748 तक हुआ और 48 में ये संधि समाप्त के द्वारा आंग्ल और फ्रांसीसियों का जो युद्ध था वो समाप्त हुआ। तो कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ आंग्ल थे और एक तरफ फ्रांसीसी थे, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में यह युद्ध हुआ था। आप भी इसमें देख पा रहे होंगे दोस्तों कि बीच बीच में क्या हो रहा है ना कि कुछ कुछ प्रश्न हिस्ट्री के डाल दिए जा रहे हैं, ऐतिहासिक प्रश्नों को। तो ये भी अच्छी बात है कि एक आध प्रश्न ऐसे हो जाते हैं तो रिवीजन भी हो जाता है। बाकी करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश से संबंधित सारे प्रश्न हैं। और अगर इसकी PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, जिससे आपको वो चीज़ें मिल सके वहाँ पर PDF लगातार। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, उत्तर प्रदेश में सतत भूजल प्रबंधन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? इसका उद्देश्य भूजल प्रबंधन के लिए प्रभावी कानून का निर्माण करना है। तो हम कहेंगे बिल्कुल ये बात सही कही गई है। और अगला दिया, यह भूजल प्रबंधन योजना एवं संरक्षण में नदी बेसिन वाटरशेड दृष्टिकोण को प्राथमिकता देगा। तो यह बात भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे,
उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो 7,248 करोड़ रुपए की धनराशि जो है कि इसने आवंटित की है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस बजट में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्तर प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक किसान उत्पादक संगठन एफपीओ स्थापित करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत एफपीओ को 5 वर्ष की अवधि में जो है कि अवधि के लिए 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। एफपीओज़ को 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अब पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको सही कथन का चयन करना है। तो इसमें जो सही कथन वो हो जाएंगे 2 और 4। 2 और 4 क्यों सही हैं? क्योंकि यह योजना 2018 नहीं बल्कि 2021 में शुरू की गई थी और इस योजना के तहत 5 वर्ष की अवधि में 10 लाख रुपए नहीं बल्कि 5 वर्ष की अवधि में 5 लाख रुपए देने की बात की गई है। तो पहला और तीसरा इसीलिए गलत थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। एक होता है तराई क्षेत्र और एक होता है मतलब आर्द्र एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के रूप में, और एक दूसरा होता है मध्य आर्द्र एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे कि 62 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा कि 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे नेक्स्ट है 63, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी जो नियुक्ति होती है वो राज्य सरकार करती है। कौन करती है इसकी नियुक्ति? राज्य सरकार करती है। और इसमें जो है कि टोटल कितने लोग होते हैं? तो इसमें एक अध्यक्ष होता है प्लस 6 अलग से सदस्य होते हैं और टोटल हो जाएंगे 7। और इनमें जो है कि कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, 2 फीमेल होनी कंपलसरी हैं। और अगले प्रश्न को देखते हैं 64, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मलिन बस्ती आबादी सबसे अधिक है? मलिन बस्ती आबादी सबसे अधिक मेरठ में है। तो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा सी, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम। इसके तहत जो है कि इसको अधिनियमित किया गया था और ये जो अधिनियम था वो क्या था? 1860 में अधिनियमित किया गया था। तो ये अधिनियम उसी समय बना था। क्वेश्चन नंबर 66 है, 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक बीडी सावरकर जी के द्वारा लिखी गई थी। ये पुस्तक किसके द्वारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 67 है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु मुख्य रूप से निर्धारित होती है, किससे निर्धारित होती है? अक्षांशों से, ऊंचाई से, वनस्पति के प्रकार से या वर्षा के पैटर्न से। तो अक्षांशों से निर्धारित होती है। अगर वो 0 डिग्री के अक्षांश पे है तो उसकी जलवायु मुख्य रूप से कैसी होगी? भूमध्य सागरीय, यानी वो भूमध्य रेखा वाली होगी जो वर्ष भर गर्म मौसम होगा। अगर वो 90 डिग्री के आसपास है तो वर्ष भर क्या होगा? शीतकालीन होगी, यानी कि बर्फ से ढकी रहेगी। तो सारी की सारी जो ये चीज़ें होती हैं, ये अक्षांश इसका मुख्य कारक होता है। आप जिस अक्षांश पे डिजर्व करेंगे वहीं पे जो है कि वैसी जलवायु निर्धारित होगी। क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा बी, 2014 में यह शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, चित्रकार का नाम है और उसकी प्रमुख कृति है, तो इसका मिलान करना है। तो देख लेते हैं हम लोग इसको। चित्रकार में पहले हैं रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो है कि रेखावली है। और विश्वनाथ मेहता जी की देखेंगे तो इनका जो हो जाएगा इनका सुहाग बिंदी और प्यासा ऊंट, ये दोनों ही फेमस है। तो ये रहा सुहाग बिंदी। और रणबीर सक्सेना जी का अगर हम देखेंगे तो इनकी एक प्रतीक्षा और झूला इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे प्रतीक्षा हो जाएगा। और महेंद्र नाथ सिंह की अगर हम बात करेंगे तो कांगड़ा और काशी कला का रूप, तो ये इनका मैचिंग था जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 7,350 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया और मध्यम सिंचाई जो परियोजना है उसके लिए 2,220 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। वृहद सिंचाई जो परियोजना है उसके लिए आपके ये जो पैसे हैं वो 7,000 नहीं बल्कि 5,332 करोड़ रुपए, कितने? 5,332 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसलिए 70 का फर्स्ट गलत है, सेकेंड सही है।
अगर आप लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ जो है कि आप लोग दृष्टि के टेस्ट पेपर तो कर ही रहे हैं मेरे साथ, साथ ही साथ निशु मैम के साथ आप ध्येय आईएएस के भी टेस्ट पेपर करिए। और घटना चक्र की सीरीज भी चलाई जा रही है आप लोगों के लिए, जो कि इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी ख़त्म हो चुकी है, एनवायरनमेंट भी लगभग आधी हो चुकी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी हम लोग कंटिन्यू चला रहे हैं, और साथ ही अब तो एंशियंट हिस्ट्री को भी शुरू कर दिया गया है ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। आइए वापस आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 71 है, संस्थान दिए हुए हैं और मुख्यालय, और प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं। तो दो जो सही सुमेलित हैं वो हमें बताना है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान मेरठ दे रहा है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं जी, ये तो लखनऊ में है, तो गलत हो गया। तो ये कहाँ पे है? LQ लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, लखनऊ। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान अगर हम बात करेंगे तो ये कानपुर में है, तो दूसरा सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में नहीं है बल्कि कहाँ पे है? ये कानपुर में है, तीसरा गलत हो गया। चौथा है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, तो ये सही है। तो 2 और 4 सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये चंदौली में स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये भी ध्यान दीजिएगा, जब प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा आपका चंद्रप्रभा, जो कि 1957 में ही जो है कि स्थापित कर दिया गया था। कब किया गया था? 1957 में, इसीलिए सबसे पुराना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 70, तो देखते हैं हम लोग इसको क्वेश्चन को। 73 प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना वर्ष 2003 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी, और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका मुख्यालय तो लखनऊ में है, लेकिन इसकी स्थापना जो है 2003 नहीं बल्कि 2005, जो सूचना का अधिकार था वो 2005 में आया था। और इस समय जो है कि वर्तमान में जो सूचना आयुक्त हैं यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त, वो कौन है? भवेश कुमार सिंह। कौन है दोस्तों? भवेश कुमार सिंह हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। तो 73 का सेकंड हो जाएगा। और अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 74, उत्तर प्रदेश में शहरों की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम लगाना है आपको कि शहर में जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है। तो सबसे अधिक आगरा में है, निम्नलिखित ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें। दूसरे नंबर पे अकबरपुर आएगा, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा प्रयागराज, और चौथे नंबर पे आएगा अमरोहा। तो अब आप देख सकते हैं कि आगरा निम्नलिखित ऑप्शन में जो है कि आगरा में भी जो है कि सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है। तो 74 का हो जाएगा डी। 4 2 3 1। क्वेश्चन नंबर 75 है, कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना वर्ष 1917 में निम्नलिखित में से किस स्थान पे की गई थी? तो कटरा आपका जो है कि कॉम्पिटिटिव जोन है प्रयागराज में, वहीं पे कटरा क्षेत्र भी है जो कि जहाँ पे बहुत अधिक कोचिंग खोली गई हुई है। तो कटरा ही जो है कि वहाँ फेमस है, और ये प्रयागराज में आता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह चरित्र में अभिजात्यवादी था? यानी कि एलीट क्लास के द्वारा जो है कि ये चलाया जा रहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, एरिक स्टोक्स ने कहा था। एरिक स्टोक्स के द्वारा कहा गया था। और आरसी मजूमदार ने क्या कहा था इसके लिए कि ना तो ये पहला है ना ही ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। अगर हम बात करें जेम्स आउट्रम की, तो इन्होंने कहा था हिंदू शिकायतों को पूंजी बनाने वाला एक मुस्लिम षड्यंत्र बताया था। और टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था कि ये सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष है। अगला प्रश्न है, चिकनकारी जरदोजी किस प्रकार है? मतलब कि जो प्रकार हैं वो किसके हैं? ये कढ़ाई के प्रकार हैं, जो कि लखनऊ की जो वस्त्र कढ़ाई होती है चिकनकारी जरदोजी, ये सारे के सारे तो ये कढ़ाई होती है। अगला प्रश्न है 78, निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश ने नई जनसंख्या नीति लागू की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों। जुलाई 2021, जुलाई 2021 मतलब कि 11 जुलाई 2021 को यह नीति लागू की गई थी, उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति, जिसके माध्यम से क्या करना था? जनसंख्या का नियंत्रण भी करना एक मुख्य उद्देश्य था। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया है वो रखा गया 2021 से 2030। इस दौरान के लिए ये जो है कि जनसंख्या नीति रखी गई है। जब इसके परिणाम सकारात्मक आएंगे तब इसे हम आगे बढ़ाएंगे सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है, निजामाबाद में प्रचलित मृदभांड कला में उच्च चमक एवं आभा कबीज नामक चूर्ण प्राप्त होता है, जो बनी है किससे बनी है ये? तो ये चावल के खेतों की मृदा से, यानी कि जो चावल के खेत होते हैं उसमें जो मिट्टी थोड़ी चिकनी सी हो जाती है, हल्की काई सी होती है, यानी कि ब्लैक कलर की और चिकनी मिट्टी होती है, तो उससे ये बनाए जा रहे हैं।
अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश ने 2288 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किस मद के लिए दिया है इस बार बजट में? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन की प्लास्टिक प्रबंधन। प्लास्टिक का प्रबंधन करने के लिए 2023-24 के बजट में 2288 करोड़ रुपए की लागत दी गई है आवंटन। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे अशोक के शिलालेख और अभिलेख उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं? तो आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि अहरौरा जो कि मिर्ज़ापुर में आता है, वहीं संकिसा और चौथा टोपरा ये मेरठ में है और अहरौरा कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में है। तो और संकिसा कहाँ पे? हाथी राजधानी जिसको कहते हैं। तो 81 का हो जाएगा 124 यानी कि डी हो जाएगा। आगरा से कोई भी अभिलेख अशोक के नहीं प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है और उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी 1620 किलोमीटर है और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये आपके प्रयागराज यानी इलाहाबाद से हल्दिया कहाँ तक जाता है? हल्दिया। और ये कहाँ पे पड़ता है हल्दिया? तो वेस्ट बंगाल यानी यूपी से पश्चिम बंगाल को जोड़ता है और ये नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 और 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 83 हम देखेंगे, बहुत लंबा स्टेटमेंट है। ई नगर सेवा आधुनिक तकनीक और स्वचालन के उपयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है ई नगर सेवा। दूसरा, नागरिकों को सहज ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर वितरण तंत्र, बेहतर सूचना प्रबंधन और शासन में नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 83 का ए, कि ए और आर दोनों ही सही हैं और ए मतलब आर जो है वो ए की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के मेले और स्थान। अगर हम बात करें रथ मेला, तो रथ मेला कहाँ पे लगता है? यह आपके वृंदावन मथुरा क्षेत्र में लगता है। वहीं कैलाश मेले की बात करेंगे तो ये आगरा में लगता है। माघ मेला दोस्तों मेरठ नहीं लगता है बल्कि ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में लगता है। कहाँ पे? प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में। और मेरठ में तो नौचंदी मेला लगता है। देव मेला की बात करेंगे जो देवा शरीफ की मज़ार पे लगता है, ये बाराबंकी में लगता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि माघ मेला इलाहाबाद में लगता है और मेरठ में नौचंदी मेला लगता है। और शाकुंभरी मेला कहाँ लगता है? तो ये सहारनपुर में लगता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? चिरांद, मेहरगढ़, बुर्जहोम या कोल्डीहवा। तो 85 का हो जाएगा डी। कोल्डीहवा जो है कि प्रयागराज के निकट है, उत्तर प्रदेश का नवपाषाणी का स्थल है। बाकी चिरांद की बात करेंगे तो ये बिहार में स्थित है। मेहरगढ़ की बात करेंगे तो ये प्रतापगढ़ में आता है, पाकिस्तान में आता है, बलूचिस्तान के क्षेत्र में। और बुर्ज होम की बात करेंगे तो ये कश्मीर में आता है। तो 85 का डी सही हो जाएगा। हाल ही में हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जो कुल प्रजनन दर है, अगर हम पूरे आंकड़े के अनुसार देखें तो 2.35 है, जिसको 2.4 मान लिया जाता है। तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पूरे भारत की अगर हम प्रजनन दर की बात करेंगे तो 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? 2.0 हो गई है। तो पूरे भारत की 2.0 है और जबकि 2.4 यूपी की है। और अगर पूछता है कि पूरे भारत में सबसे अधिक जो है कि प्रजनन दर कहाँ की है, तो वो आपके बिहार की है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 87। उत्तर प्रदेश के कुक्कुट विकास नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति को 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना है। बैंकों से लिए गए कर्ज पर 5 साल 10% ब्याज की भरपाई करेगी और परियोजना के लिए खरीदी या पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में 70% की छूट प्रदान की जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 87 का केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही हैं, पहला और दूसरा, और बाकी सब गलत हैं, तीसरे और चौथे। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1832 में दर्पण अखबार शुरू किया था? तो किसने किया था दर्पण अखबार शुरू? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल शास्त्री जाम्बेकर। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिर्ज़ापुर के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो सबसे प्रसिद्ध त्यौहार वहाँ पे कौन सा होता है? कजरी महोत्सव होता है। अगर बात करें त्रिवेणी महोत्सव की तो ये आपके इलाहाबाद में होता है यानी कि प्रयागराज में।
सुलह कुल प्रयोग महोत्सव की बात करेंगे तो सुलह कुल की जो नीति थी वो अकबर के द्वारा अपनाई जाती थी और अकबर मुख्य रूप से आगरा में रहता था, तो ये आगरा में होता है। वहीं कंपिल महोत्सव जो है काम्पिल्य क्षेत्र यानी कि फर्रुखाबाद में होता है, तो ए ऑप्शन इसका फर्रुखाबाद। त्रिवेणी इलाहाबाद, सुलह कुल आगरा, और पूछा जा रहा है आपसे मिर्ज़ापुर, तो ये हो जाएगा कजरी महोत्सव, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें 300 से अधिक प्रशासनिक ब्लॉकों में 6.65 लाख व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के प्रावधान हैं। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस साल मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस बार उज्ज्वला के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर भी दिया जाएगा। तो बी स्टेटमेंट सही है, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, यहाँ पे महाजनपद दिए हुए हैं और उनकी राजधानी, तो ये हमें इसका मिलान करना है। जैसे कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो मेरठ के पास है, सूरसेन की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी मथुरा है, और कौशल की बात करेंगे तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, और वत्स की बात करेंगे तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। बाकी हमारे यूपी में काशी भी था जिसकी राजधानी वाराणसी होती थी, और हमारे यूपी में मल्ल भी था जिसकी राजधानी कुशीनारा यानी कि कुशीनगर भी होती थी, और चेदी की बात करें तो चेदी की भी राजधानी सुक्तिमती यानी कि बांदा के क्षेत्र में थी। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। तो स्टेट हाईवे अथॉरिटी जो बनी है वो सी यानी कि 2004 में गठित की गई है। और अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, पूछा जा रहा है आपसे कि लोकवाणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शुरू किए गए नागरिक सेवा केंद्रों का एक मॉडल है। यह स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि पहला तो सही है लेकिन ये स्वास्थ्य से संबंधित नहीं बल्कि ऑनलाइन उपलब्ध सेवाएं इसके द्वारा मिलती हैं, जैसे भूमि रिकॉर्ड, जन शिकायत निवारण, निविदा क्षेत्र, शस्त्र लाइसेंस या सरकारी योजना से संबंधित जानकारी। तो ये शिक्षा सेवा या सामाजिक कल्याण से संबंधित नहीं थी, इसलिए केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। 93 का ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, देश में या देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ध्यान दीजिएगा ये एससी की बात कर रहा है, पंजाब में तो मिलते भी नहीं है दोस्तों एससी एसटी, तो सही जवाब हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। पूरे भारत में अगर हम बात करें एसटी की जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है तो आपका उत्तर आएगा एमपी मध्य प्रदेश, और अगर पूछा जाए एससी की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है तो आपका उत्तर आएगा यूपी। तो पूरे भारत में एससी सबसे अधिक यूपी में है और एसटी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 95 है, महोदया या कन्नौज का बरह ताम्रपत्र अभिलेख किस शासक के प्राचीनतम अभिलेख से संबंधित है। तो मिहिर भोज से संबंधित है। और दूसरा प्रश्न यह भी बन सकता है कि कन्नौज या महोदया जो वर्ड है वो किस शहर के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये कन्नौज के लिए किया जाता था। अगले प्रश्न को देखते हैं 96, उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो ये जो है कि किस वर्ष अस्तित्व में आया भाई, 1966 में आया। अगला प्रश्न 97, निम्नलिखित में से किसने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। तो एनएम जोशी जी के द्वारा की गई थी, अर्थात कि नारायण मल्हार जोशी जी के द्वारा स्थापना की गई थी, और यह स्थापना आपके 1911 में की गई थी। कब की गई थी, 1911 में। साथ ही साथ अगला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्राइमरी यानी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पूरी डिटेल रखने के लिए, जो बच्चों के जो बेसिक स्कूल होते हैं मतलब उसमें जो बच्चों की संख्या होती है उससे संबंधित पूरी जानकारी इसमें मेंशन की जाती है। तो मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। धुरिया, नटवरी, ढेड़िया या सायरा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी कि धुरिया और सायरा ये दोनों ही फेमस हैं, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब बात आ रही कि नटवरी, नटवरी कहाँ का है भाई। तो नटवरी पूर्वी क्षेत्र यानी कि पूर्वांचल में पाया जाता है, और ढेड़िया जो है ये आपके अवध का क्षेत्र है, यानी कि अवध यानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में होता है। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में धुरिया और सायरा दोनों ही पाए जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो धुरिया होता है, दीप होती है, सायरा देवी और घोड़ा डांस डंडा, तो ये सारे के सारे आपको मिलते हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, 2023-24 के उत्तर प्रदेश के बजट में नंद बाबा दुग्ध मिशन
के लिए कितना आवंटन प्रस्ताव किया गया, यानी कि कितने जो है कि धनराशि प्रस्तावित की गई है, तो 61.21 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से किस एक को परासराम का खेरा, यानी कि परासराम का खेरा के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा अच्छा नाम है भाई ये तो, आलमगीरपुर, क्योंकि आलमगीरपुर ही जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। बाकी बड़ा गांव और हुलास भी है, लेकिन ये पाषाणी युग के समय के हैं और सिंधु घाटी के समय आलमगीरपुर था। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। बीहड़ अपर्दन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक जिले में सबसे अधिक होता है? तो ये आपके कहाँ पे होगा? इटावा में। और इटावा में कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी। और चंबल नदी जो है कि किन राज्यों से होके जाती है? तो राजस्थान और एमपी और यूपी, तो ये 3 राज्यों में आती है। तीनों ही राज्यों के मध्य सीमा भी बनाती है। और चंबल, इसको घड़ियाल, जो घड़ियाल होते हैं उनका जो है कि इसको घर भी कहा जाता है, यानी कि सबसे अधिक घड़ियाल यहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 पर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 103 है, ई जिला परियोजना का उद्देश्य नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करना है और यह सेवाओं के प्रभारी एवं कुशल वितरण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या यानी स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। ई जिला परियोजना के माध्यम से जो आप लोगों के लिए जो जनसेवा केंद्र होते हैं उस पर जो है कि ज़्यादा प्रभावी बल दिया जाएगा, ताकि सरकारी योजनाएँ आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। क्वेश्चन नंबर 104 है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रारंभिक राजपूत कुलों के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हुई है, तो इसका मिलान कराना है कि कौन से जो वंश थे वो किस क्षेत्र में राज कर रहे थे। तो चालुक्य की बात करेंगे तो ये अन्हिलवाड़ में पाए जाते थे, यानी अन्हिलवाड़ के क्षेत्र में रहते थे। चौहान की बात करेंगे तो चौहान अजमेर के क्षेत्र में रहते थे। तोमर की बात करेंगे तो तोमर दिल्ली के क्षेत्र में रहते थे। और चंदेलों की बात करेंगे तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में, खजुराहो वगैरह के क्षेत्र में ज़्यादा रहते थे। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि 104 का बी आंसर हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं हम लोग। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे नव हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे और विवेकानंद ने कभी भी ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास नहीं किया था। ध्यान दीजिएगा इसका, कि मौलिक एकता में विश्वास नहीं किया था, ऐसा बिल्कुल ही गलत कहा गया है। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वो नव हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे थे, यानी नव मानववाद, जिसको हम लोग कहते हैं नव मानववाद। तो इनका जो है कि ये कॉन्सेप्ट था। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कि केवल एक स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। बनारस तबला घराना विकसित किया गया था, किसके द्वारा भाई ये विकसित किया गया था? तो पंडित राम सहाय द्वारा। किसके द्वारा? पंडित राम सहाय के द्वारा इसको विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 107 है, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का वित्तीयन किया जाता है, यानी इस प्रणाली को जो पैसा दिया जाता है, फाइनेंसिंग की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रॉस कंजर्वेटिव जो कंजर्वेटरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में, जिसको जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, उत्तर प्रदेश की राजा हरिश्चंद्र श्रमिक मृतक आश्रित सहायता योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? जो श्रमिक है वो अगर उसकी मृतक हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है, तो उसके ऊपर जो आश्रित व्यक्ति है उसको या उसके परिवार को कितनी धनराशि मिलेगी? तो 25,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। और आगे प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, यहाँ पे कुछ योजनाएं हैं दोस्तों और उसको मिलान कराना है, यानी कि योजना या मिशन है और कितना आवंटन किया गया 2023-24 में, तो यह मिलान करना है। तो जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन अगर हम देखें तो इसके लिए 206 करोड़ रुपए जो है कि लगभग आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके लिए 257 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, इसके लिए 741 करोड़ और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, इसके लिए आपके 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए थे। तो इस आधार पे आपका डी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें 4, 2, 3, 1 डी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 111 पर चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पे अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अश्वमेध यज्ञ इन्होंने जगत ग्राम में किया था। किस में किया था? जगत ग्राम में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112,
यहाँ पे कुछ खनिज हैं और इनके स्थान की कहाँ पर ये प्राप्त होते हैं। तो आप देखोगे तांबा की अगर हम बात करेंगे तो तांबा यूपी में कहाँ मिलता है, ललितपुर में मिलता है। ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ग्रेफाइट यूपी में हमीरपुर में मिलता है। गेरू की बात करेंगे तो गेरू यूपी में बांदा में मिलता है। और बिल्डिंग स्टोन की बात करेंगे तो ये आपके मिर्ज़ापुर में बनता है। कहाँ पे, बलुआ पत्थर जो होते हैं तो मिर्ज़ापुर में मिलता है। तो 112 का हो जाएगा बी, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। तो राज्य के विश्वविद्यालय में जो राज्यपाल की प्राथमिक भूमिका होती है वो क्या होती है दोस्तों, ये हो जाएगा कुलपति की नियुक्ति करना और उन्हें अवकाश देना। तो 113 का ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 114 है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। ये अपने जो चचेरे भाई थे जौना खां, जिसको कहा जाता है, क्या नाम है उसका, जौना खां, अर्थात शॉर्टकट नाम में या दूसरी भाषा में कहें तो MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी स्थापना की गई थी, मतलब इसकी याद में। अगला प्रश्न है शिमला प्रतिनियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1906। 1906 में शिमला प्रतिनियुक्ति जो है की गई थी और ये मुस्लिम लीग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 116 है आगरा मास्टर प्लान 2031 विकसित किया गया है आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा या भारत सरकार द्वारा या आगरा नगर निगम द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 विकसित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है। तो ये समिति पंजीकरण अधिनियम, जो समिति होती है उसके पंजीकरण अधिनियम यानी कि होती है 1860, तो उसके तहत इसको अधिनियमित कहा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है ड्यूरालुमिन के निर्माण में शामिल नहीं है। तो इसमें एल्यूमिनियम शामिल नहीं होता है, बाकी जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर ये तीनों ही देखने को मिलते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक गलत हो गया आंसर, जो है कि ड्यूरालुमिन में दोस्तों जिंक नहीं शामिल होता, बल्कि कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम तो मिलता ही है। इवन कि एल्यूमिनियम तो सबसे अधिक होता है, लगभग 95%, और यह एक मिश्र धातु है यानी कि मिश्रित धातु है। तो जिंक यहाँ पे नहीं पाया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। योजना राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है और ये जो योजना MMJ केंद्र सरकार द्वारा 55% वित्त पोषित है। योजना 1 मार्च 2018 को शुरू की गई थी। यह प्रति परिवार प्रति वर्ष 3 लाख रुपए तक का मुफ्त चिकित्सीय अवसर देता है। तो ए सही हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा 100% जो है कि वित्त पोषित है और यही स्टेटमेंट बस सही है। और अगर इसकी बात करें कि ये योजना शुरू कब की गई थी, तो 1 मार्च 2019 को शुरू की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट ही केवल सही है। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट अलंकार। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में कितना आवंटन किया गया है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 121 है कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। तो कुषाण काल में अगर हम बात करेंगे तो मथुरा सबसे फेमस था और यहाँ पे मथुरा और पुरुषपुर यही 2 राजधानियाँ जो है कि कुषाणों के समय में थी। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं गंगा जल परियोजना जो कि बिहार गंगा जल परियोजना के संदर्भ में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे तो आप देखेंगे कि जो गंगा जल परियोजना है इसका उद्देश्य आगरा में 140 क्यूसेक गंगा जल लाना है और यह परियोजना 2005 में अमेरिका के सहयोग से शुरू की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जापान के सहयोग से हुई थी शुरू, न कि अमेरिका के सहयोग से। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है। तो 18 बार हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 124 है निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध हुमायूं ने अपने राज्यारोहण के 6 महीने के भीतर एक अभियान चलाया था। तो किस राज्य के विरुद्ध चलाया था भाई इन्होंने किस राज्य के विरुद्ध चलाया था। तो कालिंजर के विरुद्ध चलाया था। किसके विरुद्ध, कालिंजर के विरुद्ध। जैसे ही इसने सत्ता पे बैठा था और 6 महीने के भीतर ही अपना एक अभियान चलाया कालिंजर के विरुद्ध। और अगले प्रश्न को देखते हैं निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी और इसी को इंडिया हाउस भी कहा जाता था। वहाँ पे क्या कह दिया जाता था इसे, इंडिया हाउस।
अगला प्रश्न है पेसर, पेसर योजना संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ध्रुवीय विज्ञान से, यानी कि पोलर साइंस जो है, उत्तरी पोल और नॉर्थ मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसके बारे में जानने के लिए तो यहाँ पर ये आपका ध्रुवीय विज्ञान से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के कितने नगर पंचायतों का चयन प्रतिवर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, एक। प्रतिवर्ष एक जो है कि आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 है राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो अलीगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अलीगढ़। थोड़ा सा आप लोग आंसर को करेक्ट कीजिएगा कि इनका जो जन्म हुआ था वो तो हाथरस में हुआ था, लेकिन इनके नाम से जो अभी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना अलीगढ़ में की जा रही है, यानी कि इसकी नींव अलीगढ़ में रखी गई थी, जबकि इसका जन्म हाथरस में हुआ था। खेती योग्य भूमि को मापने के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी? तो गज ए सिकंदरी की शुरुआत सिकंदर लोदी जी के द्वारा की गई थी और इन्होंने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी और उसे फिर अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 130, उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना? 1500 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है मानकुवर शिलालेख अवस्थित है, तो जो मानकुवर शिलालेख अवस्थित है वो प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है सरयू नहर परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो सरयू नहर परियोजना आपके 1977-78 में शुरू की गई थी और इसको जो है कि लेफ्ट बैंक घाघरा नहर के नाम से शुरू किया गया था, लेकिन आगे चल के इसको सरयू नहर परियोजना का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 133 है पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत किस स्तर पर होती है? तो जिला पंचायत जो होती है वो आपके प्रणाली के शीर्ष स्तर पर होती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। क्वेश्चन नंबर 134 है आगरा किले के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इसका निर्माण 1574 में पूरा हुआ था। यह पहला किला था जिसे डिप्रेस्ड पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि इसका जो निर्माण हुआ था वो 1574 में पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, मतलब तैयार हो गया था, और ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और यहाँ पे जो मोती मस्जिद बनवाई गई है वो किसने बनवाई है? शाहजहाँ ने बनवाई है मोती मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं हंटर समिति किससे संबंधित है? तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और जहां पे गोली चलवाई गई थी जनरल डायर के द्वारा, तो इसकी जांच के लिए एक कमेटी बैठाई गई थी जिसका नाम हंटर कमेटी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास परिषद द्वारा लागू किए जा रहे हैं? तो गन्ना विकास परिषद के द्वारा जो कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि प्राथमिक नर्सरी बीज वितरण कार्यक्रम सही है, लक्ष्य कार्यक्रम ये भी सही है, ब्रीडर बीज उत्पादन और वितरण कार्यक्रम ये भी सही है। तो ये नहीं बल्कि सूक्ष्म पोषक और तत्व वितरण कार्यक्रम ये 1, 2, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 137 है निम्नलिखित में से कौन से राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल होते हैं? तो जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है उसमें आपके उत्तर प्रदेश आएंगे, उत्तराखंड आएगा, झारखंड आएगा और मध्य प्रदेश आएगा। छत्तीसगढ़ नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है, और सॉरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आएगा लेकिन झारखंड नहीं आएगा। तो 1, 2, 3 बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो झारखंड है वो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये 4 जो है कि आते हैं। अगला प्रश्न है 138 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के संबंध में सही है? यह उन महिलाओं और बालिकाओं के लिए सहायता प्रदान करता है जो हो सकता है कि हिंसा की सीधे तौर पर शिकार नहीं हुई हैं और इनमें कोष में योगदान पर आयकर छूट का लाभ उठाने का प्रावधान भी है। अगर आप इस कोष में दान करते हैं तो आपको इनकम टैक्स से छूट मिल सकती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है? तो लखनिया दरी जो है कि जलप्रपात ये मिर्ज़ापुर में स्थित है। अगर हम बात करेंगे आगे अगले प्रश्न की कि जीवाश्म उद्यान की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो जीवाश्म उद्यान है ये यूपी के सोनभद्र में अवस्थित है। ये भी आप याद रख लीजिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। और मुख्या जलप्रपात जो होता है यह भी सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पे? सोनभद्र में, और ये आपके रॉबर्ट्सगंज में आता है।
अगर वीर लोरिक स्टोन की बात करेंगे तो ये वाराणसी में है। कहाँ पे है? वाराणसी रोड नहीं, वाराणसी शक्तिनगर रोड के आसपास, ये भी सोनभद्र में ही आता है। तो ये तीनों ही स्थल सोनभद्र में है, जबकि पहला लखनिया दरी जलप्रपात मिर्ज़ापुर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 140 है, बहुत ही प्रसिद्ध योजना है ये यूपी की। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ पर कथनों पर विचार कीजिए। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। एक परिवार की 2 और जुड़वा बच्चियों की स्थितियों में तीनों लड़कियों को ही योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना की घोषणा मार्च 2022 में की गई थी। लाभार्थी के परिवार में अधिकतम 4 बच्चे हो सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 और 2 तो सही है, तीसरा और चौथा गलत है, क्योंकि इस योजना का जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2019 में। कब की गई थी? 2019 मार्च 2019 में की गई थी। और इसका क्यों किया गया था कि ताकि जो कन्या भ्रूण हत्या हो रहे हैं उनको रोकने पे, ताकि बच्चियों को बचाया जाए, लड़कियों को जो है कि बचाया जाए। और साथ ही साथ जो इसमें कहा गया है कि कितनी जो है कि मतलब बच्चियां होनी चाहिए घर में, तो 4 बच्चों की अनुमति वाली बात नहीं की गई है। केवल 2 लड़कियों को ही योजना का लाभ मिलेगा। अगर 2 के साथ तीसरी जुड़वा हो रही है तब ऐसी कंडीशन में जो है कि आपको तीसरी बच्ची को भी लाभ दिया जाएगा, अदरवाइज 2 ही बच्चियों को दिया जाएगा। तो इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा 140 का? सी हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से कौन पुष्यभूति जो राजवंश थे उनके संस्थापक थे? तो पुष्यभूति राजवंश के जो संस्थापक थे वो प्रभाकर वर्धन थे। कौन थे? प्रभाकर वर्धन। और इनके ये 2 बेटे थे, एक तो राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन, और एक इनकी पुत्री थी राज्यश्री। कौन थी? राज्यश्री। तो ये तीनों ही लोग जो है कि इनके पुत्र और पुत्री थे। क्वेश्चन नंबर 142 है, उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले और बुंदेलखंड जिले में पाई जाती है और इसे मार और कबर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, यानी यूपी में जो काली मिट्टी है उसे मार भी कहा जाता है और कबर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 है, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित निर्वाचन आयुक्तों को उनके काल के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही हो रहा है कि 1 2 3 4, यानी कि ये चारों के चारों ही जो है कि क्रम से। जैसे अगर हम बात करें अपारमिता की तो ये 2001 से 2007 तक थे, और राजेंद्र भौनवाल की बात करेंगे तो ये 2007 से 2012 तक थे, और सतीश कुमार अग्रवाल की बात करें तो ये 2012 से 2017 तक थे, और मनोज कुमार की बात करेंगे तो ये 2018 से वर्तमान तक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये निर्वाचन आयुक्त हैं और मनोज कुमार वर्तमान में यूपी के निर्वाचन आयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं हम लोग। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने मीर कासिम के साथ गठबंधन में 1764 में बक्सर की लड़ाई में भाग लिया था। वह अपने खोए हुए क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस पाना चाहता था। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट हो जाएगा ए। और यहाँ पे शत्रु का शत्रु दोस्त होता है दोस्तों, इसीलिए अवध के नवाब और जो मीर कासिम थे ये दोनों आपस में सहयोग ले लेते हैं एक दूसरे का। और साथ में ये जो शुजाउद्दौला साहब थे इन्होंने किसको ले लिया था? शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे, इनको भी शामिल कर लिया था बक्सर के युद्ध में। हालांकि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं और इन लोगों का जो त्रिकोणीय गठबंधन था तीनों लोगों का वो हार जाता है। तो इसका 144 का ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी INA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सुभाष चंद्र बोस का मूल विचार है और भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के फैसले से इसको बढ़ावा मिला। तो इसको जो बढ़ावा मिल रहा था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी, कि केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट नहीं सही है। क्योंकि ये जो INA का जो विचार था ये मूल रूप से किसका विचार था? ये मोहन सिंह का विचार था, कैप्टन मोहन सिंह का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 146। निवेश मित्र निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो निवेश मित्र जो है कि उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। और अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन है? तो अगर हम बात करें सूरदास के गुरु की तो ये वल्लभाचार्य जी थे। और यहाँ पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 प्रश्न। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2017 से सामूहिक विवाह योजना शुरू किया और 3 लाख की वार्षिक आय वाले सभी समुदाय के परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। तो ध्यान देना, सभी समुदाय के परिवारों की बात कर रहा है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? आपको क्या लगता है कि ये सही होना चाहिए? तो आप इसको देखेंगे कि केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है। यहाँ पे 3 लाख की योजना ही खत्म हो गई, यहाँ पे तो केवल 2 लाख रुपए वार्षिक आय की बात की जा रही है।
तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है क्योंकि ये 2017 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, आगरा किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने किया? अभी मैंने ऊपर आपको जब आगरा के किले की बात कर रहा था कि 1574 में निर्माण हुआ, अकबर के द्वारा बनवाया गया, तभी मैंने आपको बताया था कि आगरा के किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया। जबकि दिल्ली का लाल किला जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था, इसमें मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। तो ये सही आंसर हो जाएगा 149 का सी, शाहजहाँ। और अब हमारा इस सीरीज़ का लास्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल में तीनों पाषाण युगों के बीच संक्रमण की झलक देखने को मिलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा चौपानी मांडो। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चौपानी मांडो। तो ये जो है कि एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे तीनों पाषाण युग के जो है कि बीच में संक्रमण दिखता है, यानी कि पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, तीनों की ही यहाँ पर विशेषता देखने को हमें मिलती है चौपानी मांडो। और चौपानी मांडो कहाँ पर स्थित है? तो ये यूपी का ही जो है कि क्षेत्र है, लगभग इलाहाबाद प्रतापगढ़ के आसपास ये पाया जाता है चौपानी मांडो। तो दोस्तों ये तो थी टेस्ट सीरीज नंबर 7, और अगला टेस्ट जैसे ही अब आएगा दृष्टि का फुल जीएस टेस्ट, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। और इसके बाद अभी तक दृष्टि ने कोई भी टेस्ट पेपर नहीं निकाला है, और मैं ये कहूँगा कि यूपी स्पेशल का जो ये प्रश्न था, इससे और भी अच्छे प्रश्न बन सकते थे जो कि दृष्टि को बनाने चाहिए थे, क्योंकि यूपी में अभी इतना जटिल प्रश्न नहीं पूछा जाता है यूपी स्पेशल का। तो यूपी स्पेशल के जो स्टैटिक पोर्शन है, मैं वादा कर रहा हूँ कि वो ध्येय आईएएस में दिए हुए हैं, और आप उनको ज़रूर देखिएगा, उन्हें मिस मत कीजिएगा। मैम आपको वो चीज़ें पढ़ाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।